नमस्कार, सुप्रभात सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं दिनेश सांगीर इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल निम्बो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के दिन की क्लास एक मोटिवेशन शायरी के साथ करेंगे। तूफान की तरह भी हो मगर अपने पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो मगर पैर अपने जमाए रखना। कौन कहता है सलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक अपने पैर जमाए रखना, बर्फ जमने तक अपने पैर जमाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो के अंदर हमने सामान्य से परिचय किया था भाषा के बारे में कि भाषा क्या चीज़ होती है। हमने जाना था कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत धातु की भाष धातु से हुई है। भाषा के प्रकार के बारे में हमने जाना था कि भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद हमने लिपि चिन्हों के बारे में भी जाना था कि क्या होती है लिपि। हमने जाना था हिंदी की लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में भी पढ़ा था हमने। और आज अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। काफ़ी मेरे दोस्तों के और काफ़ी बच्चों के भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर हिंदी व्याकरण की क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। तो आज आपके बीच मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास लेकर आया हूँ और आज अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण के संबंधित। तो आज का टॉपिक रहेगा व्याकरण। सभी नोटबुक उठा लीजिए और टॉपिक अपना डालिए व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण शब्द परिभाषा लिखिए। व्याकरण शब्द विधन आधन करण के योग से बना है। व्याकरण 3 शब्दों के योग से बना है: वि, धन, आधन, करण। इन तीनों के मिलने से व्याकरण शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली बात समझना। भली बात से समझना। व्याकरण शब्द उसे कह सकते हैं कि 3 शब्दों के योग से बना है: वि, धन, आधन, करण। इन तीनों के मिलने से व्याकरण शब्द हुआ। और इनका अर्थ पूछे तो हम क्या बताएंगे? व्याकरण का अर्थ बताएंगे भली भांति से किसी भी चीज को समझना। एक हमारे हिंदी के प्रसिद्ध गुरु हैं जिनका आप नाम सभी जानते होंगे, जिनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत की ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी, उसी प्रकार से हिंदी के अंदर व्याकरण की रचना की थी। तो उसके अंदर उन गुरु का नाम है कामता प्रसाद गुरु। आप सभी ने नाम सुना होगा कि कौन थे कामता प्रसाद गुरु, जिनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और कामता प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी है व्याकरण की? तो आप एक लिखिए, परिभाषा लिखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु
जिनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है। उनका मानना था कि वह शास्त्र जिन शास्त्रों के अंदर हिंदी को एक प्रयोग देते हैं, एक प्रयोग के अंदर, एक नियमों के अंदर आप बांधने का काम करती हैं, तो वह क्या होती हैं, व्याकरण होती हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जिस शास्त्रों में नियम के अनुरूप शब्दों, जिस शास्त्र के अंदर नियम के अनुरूप शब्दों को पिरोया या बांधा जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु का क्या मानना था कि वे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शास्त्रों के अंदर एक शब्दों का एक जोड़ा होता है और एक ही डोर के अंदर जिनको पिरोया जाता है, तो शब्दों को एक ही दायरे के अंदर पिरोने का काम करती हैं, तो वो होती हैं व्याकरण। और व्याकरण ही सभी को जोड़ने का, हिंदी पूरी पुस्तक होती है, उनको जोड़ने का काम कौन करती हैं, व्याकरण करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जिस के माध्यम से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, वह क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिनके माध्यम से हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना ये सिखाती है, तो ये कौन सिखाती है, ये व्याकरण ही होती है। और व्याकरण के माध्यम से हम हिंदी को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं और शुद्ध रूप से उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। व्याकरण का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर सकेंगे, उसको शुद्ध रूप से लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, ये हमारे सामने समस्या आ जाएगी। इसलिए व्याकरण का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अर्थात इसकी शॉर्ट में परिभाषा लिखे तो कह सकते हैं कि शब्दानुशासन क्या है, शब्दानुशासन मतलब शब्दों का अनुशासन, शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहा गया है, व्याकरण कहा गया है। शॉर्ट रूप में ये परिभाषा होगी और अपन भी जानेंगे कि शब्दों का अनुशासन। अब अनुशासन हो गया मतलब शब्दों को अनुशासन रखना, अपने नियमों में रहना, अनुशासन सभी के ऊपर शासन, अपना शुद्ध रूप से लिखेंगे, अपना अनुशासन लेंगे, शुद्ध रूप से पढ़ेंगे और शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो अपने आप सभी शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण हो जाएगा। तो उच्चारण हो जाएगा तो हम व्याकरण हो जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने वाला, शुद्ध रूप से बोलने वाला, अशुद्ध रूप से उसको लिखने वाला, ये सभी क्या हैं, ये सभी व्याकरण होती हैं। और व्याकरण के अंदर इन सभी शब्दों को बांटा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी हिंदी 3 भागों के अंदर अपनी व्याकरण डिवाइडेड की गई है। 3 भागों के अंदर, 3 विभागों के अंदर हिंदी जगत के अंदर
व्याकरण को बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। 3 भाग आप देखिए, व्याकरण के 3 भाग, व्याकरण के मुख्य 3 विचार कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं, ज्ञान के रूप कह सकते हैं। अब व्याकरण को 3 रूपों में, 3 विचारों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो 3 वर्ण को कौन कौन से विचार हैं वो आप जानेंगे। 3 विचारों के अंदर हमारी हिंदी व्याकरण को बांटा गया है। तो देखेंगे और अपन समझेंगे और सभी अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आज से व्याकरण स्टार्ट हो रही है। तो व्याकरण के अंदर जानने से पहले 3 विभागों के बारे में जान लेते हैं, 3 विचारों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम होगा वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार। दूसरे नंबर पर आएगा शब्द विचार। क्या होगा मित्रों? शब्द विचार। और तीसरे नंबर पर रखेंगे वाक्य विचार। ये है हमारी व्याकरण। और व्याकरण को 3 रूपों के अंदर हमने बांटा, 3 भागों के अंदर बांटा। आप भी जानेंगे कि 3 भाग कौन से हैं। एक एक भाग को व्यवस्थित तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे, व्यवस्थित तरीके से इनकी परिभाषा और जानेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे वर्ण विचार की। वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होने के बाद शब्द विचार पर आएंगे और शब्द विचार के अंदर भी अनेक भाग होते हैं, कौन कौन सी वो सभी उनको जानेंगे। उसके बाद वाक्य विचार पर आएंगे। तो शुरुआत करेंगे अपन वर्ण विचार। किसकी करेंगे? वर्ण। आप जानते हैं कि वर्ण किससे कहते हैं। आप सभी के बारे में सबके मन में विचार आ रहा हो कि वर्ण क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी कई वर्ण होती है। आपने भी जाना होगा। वर्ण की परिभाषा आप नोट डाउन कीजिए। एक बार इसका यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ण विचार को व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं। इसको हमने जाना व्याकरण की परिभाषा 3 शब्दों के योग से बनी है। विधन आधन करण के योग से, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति से समझना। और कामता पुष्टादि गुरु का मानना है, उनका कहना है कि वह शास्त्र हैं जिन शास्त्रों के अंदर शब्दों को नियमित रूप से पिरोया जाता है वही शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम के अंदर, जिसके द्वारा हिंदी को शुद्ध रूप से पढ़ा जाता है, शुद्ध रूप से बोला जाता है, शुद्ध रूप से समझा जाता है, वो क्या होती है? व्याकरण होती है। अर्थात हम शॉर्ट रूप में कहें तो कि शब्दों का अनुशासन ही होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को 3 मुख्य भागों के अंदर, 3 विचारों के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 विचार आपके सामने हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तीनों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। हमारी व्याकरण चलेगी, बहुत लंबी क्लास चलेगी। आज अपन सिर्फ वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। और हेडिंग डालो वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। आप जानते होंगे कि मुंह से जो ध्वनि उच्चारित होती है लिपि चिन्ह, ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप या लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मित्रों, वर्ण किसे कहते हैं आपने जाना। आपके सामने परिभाषा है कि ध्वनि के लिखित रूप या लिपि चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है।
कि ध्वनि क्या होती है। हमारे सामने एक टॉपिक आया है, ध्वनि शब्द आया है। अब मित्र कहीं भी जानते होंगे कि ध्वनि क्या होती है, कि विचार करते हैं कि बच्चे देख रहे हैं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि आप जानते होंगे, सर्वप्रथम ध्वनि को जानना है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि, आखिर आपने बोला कि ध्वनि, तो ध्वनि होती क्या है। भाषा की वह इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जो मुंह से उच्चारित, जिनको अपन क्या कहते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको ध्वनि कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है और मुंह के द्वारा जो विचारित की जाती है, उच्चारित की जाती है, उच्चारण की जाती है, वो क्या होती है, ध्वनि होती है, जो अपने मुंह के द्वारा बोली जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने मुंह से उच्चारित वे वर्ण होते हैं जिसको अपन बोलते हैं। जैसे अपने मुंह से उच्चारित करते हैं, जैसे आपने बोला, जैसे अ, आ, क, ख, ग, म, इस प्रकार से ये सभी क्या है, ये सभी ध्वनियां हैं। वो छोटी से छोटी इकाई जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं और मुंह के द्वारा जो उच्चारित होती हैं, जो उच्चारित की जाती हैं, बोली जाती हैं, वो क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, जो मुंह के द्वारा बोली जाती है वो तो हो गई ध्वनि। जब इनका लिखित रूप होगा, जैसे ये क है, ये म है, ये अ है, ये आ है, ये इनके क्या है, ये लिखित रूप है। क्या है, लिखित रूप, वही तो है वर्ण। वर्ण क्या होता है, ये तो मुंह के द्वारा जो बोली जाती है, उच्चारित की जाती है, जो तो होगी ध्वनि। और वर्ण की परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है। ध्वनि को लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं लिपि से, या वर्ण की जगह लिपि कह सकते हैं, कि जिन ध्वनि अपन बोलते हैं और लिखने के लिए जिन शब्दों का अपन जिन शब्द नहीं कह सकते हैं, उनको सिर्फ आप लिपि से कह सकते हैं। उनको क्या कहेंगे, जिनके लिए वह लिपि होती है, लिपि सिने। क्या होती है, लिपि सिने को ही वर्ण माना गया है, या वर्ण कहते हैं। अब आपने जाना कि क्या होती है ध्वनि। भाषा की छोटी इकाई मुंह के द्वारा जो उच्चारित होती है। मौखिक भाषा की जो बोल के विचार प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा आपने जाना होगा, तो वो तो क्या होती है, ध्वनि। और लिखित वो होती है वर्ण। अब तो आपके सामने परिभाषा होगी। आपने भाषा के बारे में पहले जाना था कि ध्वनि क्या है, मौखिक भाषा की
अपने विचार मुंह से बोल के जिन शब्दों के माध्यम से कहते हैं वो तो हुई ध्वनि। आवाज निकली कि क, अ, ग, ये सब क्या है? ये सभी ध्वनियां हैं। ये सब क्या है? ध्वनियां हैं। और इन सभी ध्वनियों का लिखित रूप होता है, लिखित रूप। इन सबको लिखित रूप में क्या कहते हैं? कह सकते हैं इन लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जा सकता है? वर्ण कहा जा सकता है। आपके सामने परिभाषा आ गई है कि वर्ण की परिभाषा क्या है? ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या है? वर्ण होता है। आपको पूछे कि भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, और तो आप क्या बताओगे कि ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। और आपको पूछे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की कौन सी है? लिखित भाषा की तो वर्ण है, क्या है? और मौखिक भाषा की यदि पूछे, मौखिक की क्या है? ध्वनि। दोनों बातों का आप ध्यान रखें। लिखित का पूछे तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी इकाई वर्ण। और यदि मौखिक का पूछे तो आप बताओगे ध्वनि होती है। इस प्रकार से आपको पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो आप क्या बताओगे? शब्द बताएंगे। क्या बताएंगे? शब्द। अर्थ क्या होता है? जिनका कोई अर्थ निकलता है वो क्या होता है? शब्द होता है। उसको क्या कहते हैं? अर्थ निकलता है उसी का। आपको पूछे कि भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होगी वाक्य। क्या होगी? वाक्य। जिनके अंदर कोई भावार्थ होता है, जिनकी कई अर्थ निकले जाते हैं, भाव प्रकट किए जाते हैं, अपन पढ़ते होंगे। हमने जाना सर्वप्रथम वर्ण, वर्ण ध्वनि सबसे छोटी इकाई, फिर शब्द और फिर वाक्य सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर पूछिए तो अर्थ किसका निकलता है? जिनका कोई न कोई शब्द होता है, शब्दों के अर्थ निकलते हैं। आप यदि इसके अर्थ निकालने चले जाओ, क का अर्थ क्या होगा? क का अर्थ कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि क कोई शब्द ही नहीं है। क तो सिर्फ ध्वनि है। ग का अर्थ कोई नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये सिर्फ एक ध्वनि है और इनको लिखित रूप है, उनको लिपि सिने कहते हैं सिर्फ। और सबसे भावार्थ के बात की जाए तो क्या होगी? भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई हमें मित्रों बतानी है। तो आप क्या बताएंगे? वो बताएंगे वाक्य। इस प्रकार से वाक्य होता है। एक होता है अक्षर, जिनका अपन अक्षर अपन जानते हैं, इनकी भी परिभाषा आप लीजिए। अक्षर क्या होता है? अक्षर अधन स्वर दो शब्दों के योग से बना है। किन शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका श्रेय नहीं हो, जिसका श्रेय नहीं हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षर वो होता है जो मुंह के द्वारा एक ही श्वास के अंदर उनको आघात किया जा सकता है, जिनको बोला जाता है वो क्या होता है? अक्षर। जिनको अपन उस टुकड़े नहीं कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, इनको एक ही श्वास के अंदर अपन बोल सकते हैं, जिसको एक ही श्वास के द्वारा
बोला जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं, जिनका एक ही बार अपन बोलेंगे, उच्चारण करेंगे और उसको क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। एक बार बोलेंगे जैसे राम, कमल, आम, ऐसे जैसे राम, कमल, आम, स्नान इत्यादि। ये सभी क्या है, ये सभी अक्षर हैं जिनको अपन एक ही आघात के अंदर अपन बोल सकते हैं, जिनको अक्षर कहा जा सकता है। अपन बात कर रहे हैं वर्ण की, अपन वर्ण तक पहुंचना है। आज का टॉपिक हमारा है वर्ण विचार का। तो वर्ण विचार तक पहुंचने से पहले हम क्या कहेंगे, इसको वर्णों के भेद हैं वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम वर्ण की आपने परिभाषा जानी क्या होती है, उसके बाद ध्वनि सबसे छोटी इकाई, उसके बाद आपने अक्षर के बारे में जाना और इस प्रकार से वर्णों के समूह होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वर्णों के समूह। वर्णों के समूह को अपन क्या कहेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। एक माला होती है जिसके अंदर सभी वर्णों को पिरोया जाता है, वो होती है वर्णमाला। अब हिंदी के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं, इन वर्णों को अपन कितने भागों के अंदर बांटा गया है। हिंदी के अंदर आप सभी जानते होंगे कि कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 बताई गई है। अब 52 कौन कौन सी होती हैं वो अपन व्यवस्थित तरीके से अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं। अपन जानते होंगे कि वर्ण आप जानते हैं कि कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़ते हैं और पढ़ के भी आए हैं। इस स्वर और व्यंजन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से, अगला हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण का, स्वर और उसके बाद व्यंजन का। तब तक के लिए एक बार आप इस वीडियो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल इंस्पायर पॉइंट निम्बो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।